नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी आगे आने वाली एमपी की जितनी भी एग्जाम है उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश है इसको टोटल कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। पहले एक पॉइंट यहाँ पर बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछे कि जो मध्य प्रदेश है इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया तो आपका आंसर होगा 3। भाई मध्य प्रदेश जो है इसको मुख्य रूप से 3 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आपका मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपका आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और तीसरे नंबर पर आपका आता है कौन सा, बघेलखंड का पठार, जिसे हम पूर्वी पठार भी कहते हैं। तो बघेलखंड आपका तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो अपन से ये पूछा कि मध्य प्रदेश को टोटल कितने भागों में बांटा गया। तो अगर टोटल पूछे तो फिर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में। लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो कितने भागों में बांटा गया, 3। अब 7 कैसे हो रहे हैं तो देखो, 2 तो आपका कौन कौन से हो गए, सतपुड़ा और बघेलखंड, 2 तो ये हो गया। और जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है ना इसको 5 भागों में बांटा गया। तो मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग और सतपुड़ा और बघेलखंड को मिलाकर आपके टोटल कितने भाग हो गए, तो टोटल आपके 7 भाग हो गए। तो मुख्य रूप से 3 भागों में और टोटल आपका 7 भागों में बांटा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए। अब आपको यहाँ पर मालवा के पठार की अगर विशेषता याद है तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है। देखो, पहला अगर आपसे पूछे कि जो मालवा का पठार है इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मालवा का जो ढाल है अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में। फिर अगला पॉइंट आपका आता है, देखो पहला पॉइंट गलत हो गया। अगला पॉइंट आता है कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, ये भी बिल्कुल गलत है। सिद्ध बाबा की चोटी तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। तो ये आपका दूसरे नंबर वाला भी गलत हो गया। तीसरा पॉइंट आता है कि इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है, तो बिल्कुल सही बात है। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 और आपका 4 जहां पर भी दिख रहा है उसको सही लगा दो, तो ये अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी 3 और 4 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए हो तो आपको पूरा पठार याद होगा, तभी ये क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, अगला, मालवा के पठार में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। देखो, अगर आपका मालवा का पठार पूछ ले या फिर बात कर ले कि भाई पूरे एमपी की बात कर ले, तो इन दोनों में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा तापांतर वाला महीना कौन सा है। तापांतर का मतलब क्या होता है, ताप में अंतर, मतलब दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी और रात के समय ठंड। तो ऐसा महीना कौन सा होगा, तो ऐसा महीना होगा मार्च। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना कौन सा है, तो सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना मई का महीना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मई का जो महीना है ये मालवा के पठार और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार है। अब देखो कितना सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है। अब अगर आपने देखा होगा कि जो आपका मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार की हम बात करें तो टोटल मध्य प्रदेश के 28% भाग पर फैला हुआ है। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो याद रखना है इसका क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। 88,222 वर्ग किलोमीटर ये मालवा के पठार का क्षेत्रफल है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो कि 28% भाग पर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मालवा का पठार है इसमें कैसी जलवायु पाई जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, जो मालवा का
पठार है ना, इसमें कैसी जलवायु पाई जाती है, तो इसमें समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और एक चीज और याद रखना है, जब चीन से एक यात्री आया था जिसका नाम है फाइयान, चीनी यात्री फाइयान जब भारत आता है तो इसने क्या बोला कि भाई जो मालवा की जलवायु है ये विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। तो याद रखना है, फाइयान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसे बताया था, तो मालवा के पठार की जलवायु को बताया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है। देखो, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है ये मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। और एक संभाग है जिसका नाम है भोपाल संभाग। और ये भोपाल संभाग ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मतलब 14 जिले तो टोटल है, लेकिन भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं, इन 5 जिलों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो एकमात्र संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों, आपका जो मालवा का पठार है ना, इस मालवा के पठार के बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको नाम क्या दिया अपन ने, कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के उत्तर और मध्य भाग में किस पठार का वर्णन है। अब अगर आपने मैप को ध्यान से देखा होगा कि पठार कौन सा पठार कहाँ पर है, तो आप देखोगे कि सबसे उत्तर में आपका मध्य भारत का पठार आ रहा है, मध्य भारत का पठार आ रहा है। फिर अगर आपसे पूछे कि सबसे पश्चिम में कौन सा आ रहा है, तो सबसे पश्चिम में मालवा का पठार आ रहा है। उसके के बाद में सबसे दक्षिण में देखोगे तो सतपुड़ा आ रहा है, सतपुड़ा आ रहा है। और अगर आप देखोगे सबसे पूर्व में देखोगे तो बघेलखंड आ रहा है, बघेलखंड आ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उत्तर और मध्य में यहाँ पर एक पठार आता है जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बुंदेलखंड का जो पठार है ये सबसे उत्तर मध्य भाग में आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार कीजिए। अब देखो, अगर पूरी नर्मदा सोन घाटी आपने पढ़ी होगी तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यहाँ 26% भाग है। बिल्कुल सही बात है कि जो नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का टोटल कितना परसेंट है, 26% है। और अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे तो कितना बताओगे, इसका क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और ये मध्य प्रदेश के 26% भाग पर फैला हुआ है। अगला पॉइंट है कि यहाँ से सिंध, पार्वती और शिप्रा नदियां प्रवाहित होती है। बिल्कुल गलत बात है, यहाँ से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियां है वो इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। मतलब आपका दूसरे नंबर का पॉइंट आपका गलत है। तीसरा पॉइंट है कि गेहूं, चना, गन्ना आदि का उत्पादन यहाँ से होता है। तो बिल्कुल सही बात है, नर्मदा सोन घाटी से गेहूं, चना और गन्ने का उत्पादन होता है। इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे बोला जाता है, नर्मदा सोन घाटी को बोला जाता है। तो इसमें जो पहले नंबर का सही है और एक तीसरे नंबर का सही है। देखो ऑप्शन में पहला और तीसरा कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में पहला और तीसरा पॉइंट सही बताया, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। अगला, राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो राजपीपला श्रेणी है ये मध्य प्रदेश के किस भाग में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है उसका सबसे पश्चिमी भाग अगर देखोगे तो सबसे पश्चिमी भाग आपका दिखाई देगा कौन सा, राजपीपला श्रेणी। ठीक है, देखो सबसे पश्चिम में आपका कौन सा आ जाएगा, राजपीपला आ जाएगा। राजपीपला जो है ये सबसे पश्चिमी भाग है। फिर अगर आपसे पूछे मध्य में कौन सी है, तो मध्य में आएगी आपकी महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। और सबसे पूर्व में कौन सी है, तो सबसे पूर्व में आती है आपकी मेकल श्रेणी, मेकल या मेकाल श्रेणी सबसे पूर्व में आती है। तो सबसे पश्चिम में राजपीपला हो जाएगी, मध्य में महादेव हो जाएगी और सबसे पूर्व में मेकल श्रेणी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला,
सतपुड़ा पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो चीजें अगर आपने पूरी पढ़ी होगी तभी ये क्वेश्चन आपके सही होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है कि नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। बिल्कुल, देखो सतपुड़ा के बारे में अगर हम देखें तो ये आपकी नर्मदा नदी बह रही है और इस नर्मदा नदी के बिल्कुल दक्षिण में आता है आपका क्या, सतपुड़ा। क्या आता है, सतपुड़ा, और इसके समांतर यानी बराबर चलता है। इसी प्रकार से आपका सतपुड़ा फैला हुआ है। तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर सही हो गया। अगला, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 15% है। बिल्कुल गलत बात है, ये है 11%। तो पहले नंबर का सही है जबकि दूसरे नंबर का गलत। इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियां प्रवाहित होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ से दूधी नदी, तवा नदी, देनवा नदी, वर्धा नदी निकलती है। अगला है कि इस पठार में छिछली काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ये बात भी सही है। मतलब आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा किस में आता है, ऑप्शन नंबर डी में आता है। ये 3 पॉइंट आपके सही है। अगला क्वेश्चन, बघेलखंड के पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बघेलखंड का पठार हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपके सामने आता है कि इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है। तो बिल्कुल सही बात है, बघेलखंड के पठार का ढाल कहाँ है, उत्तर की ओर। देखो जब भी ढाल की बात आए, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का ढाल किस दिशा में है तो आपको बताना है उत्तर में है। कहाँ है, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो याद रखना है बुंदेलखंड के पठार की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड के पठार का जो ढाल है वो कहाँ है, उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। बिल्कुल सही बात है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। फिर अगर आपसे पूछे कि इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और अगर आपसे पूछे कि इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल, केन है तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें धसान, उर्मिल, केन, बेतवा नदी बहती है। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 नंबर के पॉइंट आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 2-3 चीजें यहां से बता देता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचो। पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। और इसका कितने % पर फैला हुआ है, 28% भाग पर। या अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल आंकड़ों में कितना है तो 88,222 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आंकड़ों में है। फिर अगर आपसे पूछे कि दूसरे नंबर का बड़ा पठार कौन सा है तो दूसरे नंबर का बड़ा पठार है आपका नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, और ये कितने भाग पर फैली हुई है, 26% पर। और इसका आंकड़ों में क्षेत्रफल कितना है तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका आंकड़ों में क्षेत्रफल है। और अगर सबसे छोटा पठार आप बताओगे बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और इसका क्षेत्रफल कितना है या ये कितने परसेंटेज पर है तो 7% पर। तो सबसे छोटा पठार आपसे पूछा तो ये बघेलखंड का पठार आएगा। और इसी बघेलखंड के पठार को हम पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है तो जो नर्मदा सोन घाटी है, इस नर्मदा सोन घाटी को मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि ये 26% भाग पर फैली हुई है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे गहरा पठार कौन सा है तो सबसे गहरा पठार आपका नर्मदा सोन घाटी वाला स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रीवा पन्ना के पठार के बारे में विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो रीवा पन्ना का पठार है इसके बारे में कौन कौन से कथन सत्य है। पहला, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% भाग पर फैला हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बिल्कुल सही बात है, 10.36% पर यह फैला हुआ है। इस पठार से टोंस, बिछिया, केन नदियां प्रवाहित होती, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इस पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरे का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन आपके क्या है तो सही है, उपरोक्त सभी। अगला,
मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो, मध्य प्रदेश का एक पठार है जिसे हम नाम दिया सबसे उत्तरी पठार, और सबसे उत्तर में कौन सा पठार आता है? तो मध्य भारत का पठार आता है, और इसी मध्य भारत के पठार को क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी। पहली चीज तो ये याद रखना है कि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य भारत के पठार में होती है, और यहाँ पर जो सरसों है, इस सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए सरसों की हांडी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किस पठार में होता है, तो ये भी आपका मध्य भारत के पठार में होता है। और कौन सी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है? तो चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इतनी चीजें इससे याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विंध्यन कगार प्रदेश किसे कहा जाता है? तो जो रीवा पन्ना का पठार है, इस रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगार पठार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखो, जितने भी पठार है उनके अन्य नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका मालवा का जो पठार है, इसको गेहूं की डलिया का पठार कहा जाता है। गेहूं की डलिया का पठार किसे कहा जाता है? तो मालवा के पठार को। विंध्यन कगार किसे कहा जाता है? रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे पूर्वी पठार किसे कहा जाता है, तो बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार कहा जाता है। और सरसों की हांडी किसे कहते हैं? तो अभी अपन ने बताया, सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। मध्य भारत के पठार को। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला, चोटी कौन सी है? कई बार मैंने डिस्कस कर लिया कि चोटी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है हर पठार की। बुंदेलखंड के पठार की चोटी अगर आपसे पूछे तो सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1172 मीटर। 1172 मीटर सिद्ध बाबा के पठार की, सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी डोंगरा की चोटी। डोंगरा की चोटी जो कि आपका श्योपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो इतने चीजें आपको याद रखनी है। अगला विचार कीजिए। अब मध्य भारत पठार के बारे में हमको यहाँ पर विचार करना है। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि इस पठार की प्रमुख नदी सोन है। बिल्कुल गलत बात है। अभी मैंने आपको बताया कि मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदी तो चंबल नदी है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर कछारी और जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये जो मिट्टी है ये चंबल नदी बहाकर लाती है, तो जलोढ़ और कछारी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। सरसों का उत्पादन के कारण इस पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है, तो ये बात भी सही है। मतलब 2, 3 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 2, 3 और 4 पॉइंट वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला, कडप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए, इंपोर्टेंट है। देखो, इसका नामकरण जो है ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। कुडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखो, सबसे पुरानी जो चट्टान है ना, वो आपको याद रखनी है आर्कियन चट्टान, और आर्कियन चट्टान से आपका धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ, और धारवाड़ चट्टान से आपका कौन सी चट्टान बनी है? तो आपका कुडप्पा क्रम की चट्टान बनी है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे ओल्ड अगर आपसे पूछे ना, तो वो है आपकी आर्कियन, आर्कियन के बाद में धारवाड़, धारवाड़ के बाद में कुडप्पा। अगला, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास की दृष्टि से, आपके भौतिक विभाजन की दृष्टि से, कि जो विंध्य प्रदेश में या विंध्य क्रम में जो चट्टानें उनमें लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, और इस लाल बलुआ पत्थर से किसका निर्माण हुआ है? तो आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक स्तूप पाया जाता है जिसका नाम है सांची स्तूप, और इसी सांची स्तूप का निर्माण जो लाल बलुआ पत्थर है इनके द्वारा किया गया। कभी पूछ ले कि भाई सांची स्तूप कहाँ है, तो ये रायसेन जिले में आता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया, और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित।
मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानें भी पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन क्रम की जो चट्टान है ये विंध्यांचल पर्वतमाला में पाई जाती है, मतलब ये भी आपका एमपी में पाई जाती है। और गोंडवाना चट्टानें जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी पठार में पाई जाती है। मतलब जो तीनों चट्टानें आपको दिख रही है ये तीनों का तीनों विस्तार अपने एमपी में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 2016 पीबी ग्रुप 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला, बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बुंदेलखंड के पठार का निर्माण किससे हुआ, ये बुंदेलखंड नीस जो है ये किस क्रम की चट्टानें हैं, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? देखो, कोयला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो गोंडवाना चट्टानें होती है ना, इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में आपका क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका सिंगरौली जिला है, इस सिंगरौली जिले में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ है, सबसे मोटी परत कहाँ है? आपकी सिंगरौली में। और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी आपको बताना है बेड़न में है। कहाँ है? बेड़न में। और बेड़न किस जिले में आता है? तो सिंगरौली में आता है। ठीक है, सिंगरौली में आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मालवा का पठार है इसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 15-17 पटवारी में पूछा गया। तो याद रखना है। देखो, अगर आपसे पूछे ना कि जो मालवा के पठार में मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी का अगर आपसे पूछ ले कि भाई निर्माण कैसे हुआ, तो दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें हैं, ये दक्कन ट्रेप की चट्टानों से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में। फिर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो कपास के लिए भी सबसे अच्छी मिट्टी आपकी काली मिट्टी होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें सबसे नवीनतम चट्टान है? जब पिछला क्वेश्चन आया था तब मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पुरानी चट्टान अगर आपसे पूछे तो सबसे पुरानी चट्टान तो कौन सी हो जाएगी? आर्कियन चट्टान हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूछा सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है, तो सबसे नवीनतम चट्टान है टर्शरी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टर्शरी चट्टान सबसे नवीनतम चट्टान है। अगला, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, याद रखना है दोस्तों, जब हम देखें ना अरावली पर्वत, तो आपका जो राजस्थान राज्य ना, इस राजस्थान से होते हुए आपका जो एमपी आता है, एमपी में होते हुए ऊपर दिल्ली तक। कहाँ तक? दिल्ली तक। दिल्ली तक एक पर्वत श्रृंखला फैली है जिसको अपन ने नाम दिया क्या? अरावली। अरावली। ठीक है। और जब हम अपने एमपी की बात करें तो इस एमपी में भी एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसको अपन ने नाम दिया विंध्यांचल। विंध्यांचल। और अरावली और विंध्यांचल के बीच में एक मध्य प्रदेश का पठार पड़ता है जिसको अपन ने नाम दिया मालवा। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अरावली और विंध्यांचल के बीच में कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। या फिर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, सॉरी ये आगे वाला क्वेश्चन आएगा, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते। पहली चीज तो आपको बस ये याद रख लो कि अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सा पठार पाया जाता है, तो मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। अगला, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? जब पहला ही क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, ये मध्य उच्च प्रदेश आपका 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में बटा हुआ है। 5 भाग में पहला भाग तो आपका मध्य भारत का पठार आ गया, दूसरा मालवा का पठार आ गया, तीसरा बुंदेलखंड का पठार आ गया, चौथे नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा? मालवा का हो गया, मध्य भारत का हो गया, बुंदेलखंड का हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार। और 5वें नंबर पर आ जाता है आपका नर्मदा सोन घाटी।
नर्मदा सोन घाटी। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य उच्च प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी। जबकि बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं आता है, तो बघेलखंड या पूर्वी पठार इसमें नहीं आता है। अगला, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया। देखो, एक चीज और समझ लो, क्या हुआ कि प्राचीन समय में आपका जो ज्वालामुखी है, ये जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी का क्या हुआ? तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और इससे क्या निकला? लार्वा निकला। और जब लार्वा ठंडा हुआ तो एक चट्टान बनी जिसका नाम क्या है? बेसाल्ट चट्टान। और जब बेसाल्ट चट्टान में अपरदन हुआ तो एक मिट्टी का निर्माण हुआ जिसका नाम है काली मिट्टी। तो अगर क्वेश्चन पूछे काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ, तो डक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टान से हुआ। किससे हुआ? डक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला, चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि मालवा का पठार किसका उत्पादक क्षेत्र है, तो गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है। अगर आपसे पूछ ले मध्य भारत का पठार, तो ये सरसों का उत्पादक क्षेत्र है। और अगर आपसे पूछ ले चावल का, तो जो बघेलखंड का पठार है ये चावल का उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चावल का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड का पठार। अगला, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य? देखो, मैंने क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन डबल आ गया। मैंने आपसे ये कहा था कि आपके मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसी के नीचे एक और पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। तो क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई कि नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो एक तो विंध्याचल और एक आपका सतपुड़ा। तो ऑप्शन में ढूंढो, एक तो विंध्याचल और एक आपका सतपुड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला क्रम कौन सा है? मतलब सतपुड़ा जो है ये बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है। तो इनमें अपने को क्या करना है? पश्चिम से लेकर पूर्व तक अगर हम चलेंगे तो कौन कौन सी श्रेणियां आएगी ये अपने को बताना है। एमपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला तो आएगी आपकी बड़वानी की पहाड़ी, उसके बाद में महादेव की पहाड़ी और उसके बाद में मेकल श्रेणी। तो अगर आपसे बड़वानी की पहाड़ी आई तो ये याद रखना है, या फिर यहाँ पर हो सकता है राजपीपला दे देता। तो राजपीपला या बड़वानी की पहाड़ी, उसके बाद में महादेव की श्रेणी और उसके बाद में मेकल श्रेणी। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, बुंदेलखंड पठार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है? बुंदेलखंड के पठार में कौन सा स्थान मौजूद है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो, होशंगाबाद की बात करें तो ये बिल्कुल दक्षिण में आता है, सतपुड़ा में। भोपाल की बात करें तो ये मालवा में आता है। शिवपुरी की बात करें तो ये जो शिवपुरी है ये आपके बुंदेलखंड के पठार में आता है और सांची भी आपके मालवा में आता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शिवपुरी जिला किस पठार में आता है? तो बुंदेलखंड के पठार में आता है। शिवपुरी जिला पूछ ले, दतिया जिला पूछ ले, निवाड़ी पूछ ले, छतरपुर पूछ ले, ये सब के सब बुंदेलखंड जिले में आते हैं। अगला, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़ की चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। और कहाँ पाई जाती है? तो पंचमढ़ी होशंगाबाद में ये पाई जाती है। पंचमढ़ी होशंगाबाद में धूपगढ़ की चोटी पाई जाती है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और ये आपका मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो पंचमढ़ी स्थान है ना, ये किस जिले में आता है? तो ये होशंगाबाद जिले में आता है। कहाँ आता है? होशंगाबाद जिले में। और होशंगाबाद जिले का नया नाम है नर्मदापुरम। तो पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। और ये पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो महादेव जो पर्वत श्रेणी है, इसी महादेव पर्वत श्रेणी में आपका पंचमढ़ी आता है। तो पंचमढ़ी महादेव पर्वत श्रेणी होशंगाबाद में आपका स्थित है। अगला, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में आती है? तो याद रखना है, बीजागढ़ की पर्वत श्रेणी भी आपकी कहाँ आती है? तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसी के अंतर्गत आपकी बीजागढ़ की पहाड़ी आती है। अगला,
श्यामला और ईदगाह पहाड़ी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्थान आता है जिसका नाम है भोपाल, और अगर हम बात करें ना भोपाल की, तो ये टोटल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें से एक का नाम है श्यामला, दूसरे का नाम है ईदगाह, तीसरे का नाम है नेओरी, चौथे का नाम है कटारा। श्यामला, नेओरी और पांचवी का नाम है अरेरा। तो ये टोटल 5 पहाड़ियां है जिस पर आपका क्या बसा हुआ है, तो भोपाल बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो मैंने आपको ये कहा कि आपका जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ये कहाँ से शुरू हो रही है, गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ये छत्तीसगढ़ पर तक फैली हुई है। तो जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में जो मैकाल पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका बदरगढ़ की चोटी है। कौन सी है? बदरगढ़ की चोटी है, जो कबीरधाम जिले में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं। तो याद रखना है, जो आपका पंचमढ़ी है, इसी पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड के पठार में नहीं आता है। ये नई शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने मैप में सारी चीजें याद होगी तो बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं वो आपको याद होगा। देखो दतिया अगर देखोगे तो ये आपका बुंदेलखंड के पठार में आ रहा है। पन्ना अगर देखोगे तो बुंदेलखंड के पठार में आ रहा है। छतरपुर बुंदेलखंड के पठार में आ रहा है। लेकिन शहडोल जो है, ये शहडोल बुंदेलखंड के पठार में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो शहडोल है ये कहाँ आता है, तो ये बघेलखंड के पठार में आता है। बघेलखंड के पठार में आपका शहडोल आता है। अगला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विंध्य मैकाल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन स्थल है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर विंध्यांचल पर्वतमाला भी जाकर मिलती है, जहाँ पर आपका मैकाल पर्वतमाला भी जाकर मिलती है, और जहाँ पर आपका सतपुड़ा पर्वतमाला भी मिलती है। तो ऐसे स्थान का को यहाँ पर नाम बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, ऐसे स्थान का नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक किस जिले में आता है, तो ये अनूपपुर जिले में आता है। अनूपपुर जिले में अमरकंटक आता है, और ये आपका विंध्य मैकाल और सतपुड़ा का क्या है, मिलन स्थल माना जाता है। एक चीज और इसके बारे में याद रखना है अमरकंटक के बारे में, कि यहाँ से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। एक का सोन नदी, एक आपकी नर्मदा नदी, और एक आपकी जोहिला नदी। तो नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदियों का अगर उद्गम स्थल आपसे पूछे तो अमरकंटक है, और यहीं पर तीनों पर्वतमाला भी मिल रही है। तो दोस्तों ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें अपन ने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को कवर कर लिया। मध्य प्रदेश की जितनी भी पर्वतमाला है उनसे जो जो क्वेश्चन बने वो सारे अपन ने यहाँ पर कवर कर लिए। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करते हैं। अगली क्लास में हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और क्लास आपको कैसी लगी है ये कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।